हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब चैनल जीएस विद विनय त्रिपाठी सर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने हिस्ट्री की यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जहां पे आज हम लोग पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। दिल्ली सल्तनत के आज हम लोग को पढ़ना है तुगलक, सैयद और लोदी वंश, जो कि आपके एग्जाम में टॉप मोस्ट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं इस सीरीज में। तो चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हम लोगों ने जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर की टाइम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रीकवेट ने किया था, ये एकदम करेक्ट है। जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था, ये भी सही है। बैरोमीटर का आविष्कार एवांजेलिस्टा टॉरिसेली ने किया था, ये भी सही है। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने, तो ये आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं। होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो, लास्ट वीडियो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हम लोग इस थॉट के साथ, देन बी स्ट्रॉन्ग। आज बहुत सारी घटनाएं मेरे भी जीवन में घटी जिनको जानना शायद आवश्यक है, बस इतना आवश्यक है कि आप लोग का जीवन बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ आपके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एवरीथिंग जो भी भगवान ने बनाया है वो क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी विचार के साथ एंड बी सेफ, इसके साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश और खिलजी वंश तक पहुंच चुके हैं। आज टाइम है हमारा तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में एमसीक्यूज पढ़ने का। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो प्रथम सुल्तान कौन था? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या उबेद खां? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा गाजी मलिक। और गाजी मलिक के बारे में अगर बोला जाए तो गाजी मलिक को हम लोग गयासुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके उत्तराधिकारियों को तुगलक बनाया गया था या बुलाया गया था, तो इसी से शुरू हुआ था तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो पिता था वो करौन तुर्क था, जो कि कौन था? बलबन का दास। तो पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि बलबन का दास किसके पिता थे? तो गयासुद्दीन तुगलक के थे, जिन्होंने 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, और इस कृत्य की वजह से ही इसको मलिक उल गाजी के नाम से पुकारा गया। कहा जाता है कि 8 सितंबर 1320 को सुल्तान यहाँ का ये बना। कौन? गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? किस संबंध में? नहर खुदवाने के संबंध में। तो हमारे ऑप्शंस हैं बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या रजिया बेगम। तो इसका सही आंसर होगा हमारा गयासुद्दीन तुगलक। क्या है इसके बारे में? गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत काम किए थे, बहुत सारे निर्माण कराए थे, जिसमें से इसने बोला था पैदावार का मतलब था भूमि की पैदावार का ये 5वां या तीसरा भाग वसूल किया करता था कर के रूप में, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये अकाल की स्थिति में भूमि का कर माफ भी कर दिया करता था। इसने नस्ल और बटाई की प्रथा का भी प्रचलन किया रहा था। तो आप लोग को ये बातें याद रखनी है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था? मतलब किसने ज्यादा तक जिनका शासन चला था? ऑप्शन है हमारे खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या तुगलक वंश। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका समय लिखा है। गुलाम वंश का शासन देखिए 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक, लोदी वंश 1450 से 1526 और तुगलक वंश 1320 से 1414। तो तुगलक वंश का समय सबसे ज्यादा था जिसने शासन किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, कौन था? देखते हैं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? कौन था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि ऑप्शन नंबर 3। कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल का सर्वाधिक विद्वान, खगोल शास्त्री और सारे गुणों से निपुण था।
तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका समयकाल 1325 से 1351 तक था। इसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, यानी कि जिसका अर्थ होता है सुल्तान ईश्वर की छाया है, ये वाक्य उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन की हमें पहचान करनी है। किसके संबंध में? मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में। चलिए पढ़ते हैं। इसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना कराई एवं फसल चक्र की योजना बनाई, अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित कर दी। एंड थर्ड ऑप्शन है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के काल में हुआ। तो हमें बताना है मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसने एक कृषि विभाग की स्थापना कराई थी, बिल्कुल सही है। इसका नाम क्या रखा गया था? जिसका नाम था हमारा दीवान ए अमीर कोही, थोड़ा बड़ा था, अमीर कोही कृषि विभाग का। इसने अपनी तो यानी कि ये तो करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है हमारा अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर स्थानांतरित की थी। नहीं दोस्तों, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर नहीं, दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। दौलताबाद का मतलब है यहाँ पे देवगिरी से। आगे इसके बारे में बात की जाएगी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के काल में हुआ था। तो ये भी दोस्तों एकदम सही है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसी के काल में हुआ था। तो इससे हमें ये पता चला ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। आगे मूव करते हैं दोस्तों, बात करते हैं। बात की हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग दीवान अमीर कोही की स्थापना की थी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी इन्होंने स्थानांतरित की थी। कहा जाता है दौलताबाद क्यों दिल्ली से इसने स्थानांतरित की अपनी राजधानी? तो इल्तुतमिश के अनुसार बात ये थी कि दिल्ली की जो प्रजा थी वो इसको असम्मान पत्र लिखती थी। तो इसने सोचा कि चलो उनको दंड दिया जाए। तो इसे लगा ये दंड स्वरूप इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर ली? दौलताबाद। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि इसने जब अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी तो इसका कारण ये था कि जो साम्राज्य है वो देवगिरी में केंद्रित है, इसलिए इसने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित कर दी। जो देवगिरी है वो कुव्वत उल इस्लाम के नाम से भी जानी जाती है। बात करते हैं सांकेतिक मुद्रा की। क्या था सांकेतिक मुद्रा? इसके पक्ष में भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये कहा जाता है कि इसने बहुत प्रकार के सिक्के चलाए थे और उनका एक मूल्य निश्चित कर दिया गया था। अब सांकेतिक मुद्रा क्यों इसने चलाई थी? धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। लेकिन अगर हम आधुनिक इतिहासकारों की बात माने तो वो ये कहना चाहते हैं इसके पक्ष में कि सांकेतिक मुद्रा इसलिए स्थापित की गई थी क्योंकि हमारे विश्व में चांदी की बहुत कमी हो गई थी। ये जो सांकेतिक मुद्रा थी ना, ये जो बनाई गई थी वो चांदी के मूल्य के बराबर होती थी। तो चांदी की बहुत ज़्यादा मतलब महंगा हो गया था और भारत में तो बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे मूव करते हैं इसी के साथ। तो 6 क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण बेस्ड है। कथन है महमूद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा क्या कहलाया? दीनार कहलाया। इसके पक्ष में कारण ये दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो चलिए हम लोग थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया, ये एकदम सही है। जिसको इब्न बतूता ने दीनार कहा, ये भी सही है, यानी कि हमारा कथन तो एकदम सही है। कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि करने के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी नहीं की थी। इसका बस मोटो ये था जारी करने का कि वो अपनी सैन्य शक्ति की अभिवृद्धि करना चाहता था। किसकी अभिवृद्धि करना चाहता था? अपनी सैन्य शक्ति की अभिवृद्धि करना चाहता था। इससे ये पता चला हमारा कि कथन तो सही है पर कारण गलत है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कथन कारण बेस्ड ही है। कथन है मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ओके, इसका कारण ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो
अगर बात की जाए प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी, ये बिल्कुल सही है। क्यों हुई थी अब इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। कारण है मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, बिल्कुल सही है। इसके बीच में कहानी भी यही है दोस्तों कि जब इसने अपनी मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा जो प्रचलित की थी, जो चलाई थी, तो उसका जो बंटवारा था राज्य, उसका नियंत्रण बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था और वो चांदी से बना था, तो उसने क्या करने लग गए थे लोग, उसका चांदी की जाली मुद्रा बनाने लग गए थे और लगान को वसूल करने लग गए थे या लगान को देने लग गए थे, जिस वजह से इसका दुरुपयोग किया जा रहा था। तो कथन और कारण दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या भी करता है, यानी कि क्वेश्चन 7 का हमारा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इसके साथ एक और बात ये जोड़ेंगे हम लोग कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके साथ 5 योजनाएं चलाई थी। कौन कौन सी थी वो 5 योजनाएं जो आपके एग्जाम्स में भी पूछी जा सकती हैं। दैट वाज दो आप में कर वृद्धि, राजधानी स्थानांतरण, कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद इसने अपनी राजधानी को पहुंचा दिया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासन पर आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। तो ये 5 योजनाएं हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था। डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था अमीर खुसरो ने, इब्न बतूता ने, सुल्तान फिरोज शाह ने या जियाउद्दीन बरनी ने। तो दोस्तों जिसने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया था वो था हमारा इब्न बतूता। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में डाक व्यवस्था का वर्णन किया था, क्योंकि ये ही वो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। और इसके साथ 1342 ईस्वी में, कब, 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे सुल्तान का क्या बनाया, राजदूत बनाया। और कहाँ भेजा, और इब्न बतूता को भेजा इसको चीन। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता था कौन? इब्न बतूता था हम मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री, है ना। 1325 के कार्यकाल में आया था मोहम्मद बिन तुगलक में, दिल्ली का काजी बनाया था। 1342 में चीन भेजा गया था और डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन इसमें किसने किया था, यात्रा वृत्तांत में किया था। तो इतनी बातें हमें इब्न बतूता के बारे में पता होना बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था कि कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने होली त्योहारों को भी सार्वजनिक रूप से मनाया था। कहा जाता है ये तुर्कों और जो भी भारतीय मुस्लिम थे उनके त्योहारों में और उनके बीच के विवादों को मिटाने में बहुत आगे रहता था और उनके साथ सारे त्योहार मनाने की पूरी कोशिश करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। बेरोजगारों के साथ, यानी कि हमें पहले ये पता करना है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में क्या गलत है। फिरोज शाह तुगलक बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई। सेकेंड ऑप्शन है दान दक्षिणा को ध्यान में रखते हुए दीवान खैरात की स्थापना की गई। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसके काल से पहले हो गई थी। नेक्स्ट, अनुवाद विभाग की स्थापना इसी के काल में हुई थी। तो दोस्तों अगर बात की जाए फिरोज शाह के बारे में तो बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी। बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या तब भी थी, तो इसको हल करने के लिए इसने क्या किया, रोजगार कार्यालय की स्थापना की। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। फिर दान दक्षिणा के लिए इसने दीवान खैरात की स्थापना की ताकि कोई भी भूख से पीड़ित ना हो। तो दीवान खैरात भी सही है जो इसके ही टाइम में बनाया गया। बात आती है लोक निर्माण विभाग की, जो कि इसके पहले बनाया गया था। तो नहीं दोस्तों, लोक निर्माण विभाग भी इसी के समय में बनाया गया। कहा जाता है लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत इसने लगभग 300 नगर बसाए थे, काफी बड़ी बात थी। अनुवाद विभाग की स्थापना भी इसी के समय में की गई थी। अनुवाद विभाग की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम जितने भी ग्रंथ थे उनको साथ में पढ़ना चाहता था, इस वजह से इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा है इसके संबंध में कि फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार दफ्तर की स्थापना की, दीवान खैरात दान दक्षिणा के लिए स्थापना की, अनुवाद विभाग किसके लिए, हिंदू मुस्लिम ग्रंथों के लिए,
लोक निर्माण विभाग, जिसमें लगभग इसने कितने नगर बसाए थे दोस्तों, लगभग 3 नगर बसाए थे, और इसके अंतर्गत इसने बहुत सारे कुएं, नहर, सब तरह का निर्माण इसने कराया था। लेकिन अगर देखा जाए तो लोक निर्माण के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जो इसने बसाए थे, इंपॉर्टेंट नगर थे। कौन कौन से थे? फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर। तो पूछा जा सकता है जौनपुर नगर किसने बसाया था? दैट वाज फिरोज शाह तुगलक। होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसके दरबार में थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे शाह भी होगा, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके दरबार में कभी सबसे ज्यादा गुलाम थे? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बड़ा शौक था और उसके कहा जाता है उसके शासनकाल में सबसे ज्यादा दास पाए जाते थे। इसके लिए उसने एक पृथक विभाग की भी स्थापना की थी। किसके लिए? दासों के लिए, जिसका नाम क्या था? दीवान बंदगान। कहा जाता है इसमें लगभग 1,80,000 दास हुआ करते थे। तो कहा सबसे ज्यादा दास कहाँ थे? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो फ्रेंड्स हमारा 12th क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके पक्ष में बात की जा रही है? मध्यकालीन भारतीय राजा जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए एक एक पे फोकस करते हैं। ए ऑप्शन है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आर्य विभाग की स्थापना की। सेकेंड है हमारा, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। अच्छा। थर्ड ऑप्शन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। तो दोस्तों अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो अलग विभाग स्थापित किया था गुलामों के लिए वो तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा। नहीं दोस्तों, उसके चाचा नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई। कौन बैठा था? उसका चचेरा भाई। क्या कौन था उसका चचेरा भाई? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। देखिए दोस्तों, हम लोग को सिर्फ एक ऑप्शन चुनना था सही, तो हमको वो ऑप्शन मिल चुका है, दैट इज डी। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या था। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। नहीं दोस्तों, घोड़ों को दागने की पद्धति जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी की थी। वो अपने शासन में घोड़ों को दागने की पद्धति को अपनाता था। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के लिए। वो कौन था? इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग को हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें बात हुई थी कि सबसे पहले नहर निर्माण का कार्य किसने किया था। तो वो तो था हमारा कौन? गियासुद्दीन तुगलक। लेकिन अब यहाँ बात आ रही है कि सबसे बड़े जाल, ये है इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वर्ड, सबसे बड़ा जाल। तो कौन था इसका ऑप्शन सही? दैट वाज द फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बात करते हैं इसने तो वैसे बहुत नहरों का निर्माण कराया था, लेकिन इसकी जो 5 बड़ी नहरें थी उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसकी जो प्रथम नहर थी वो यमुना नदी का जो पानी था वो हिसार तक ले जाती थी। दूसरी नहर जो थी वो कहाँ ले जाती थी? वो सतलज से घाघरा तक ले जाती थी। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर झांसी तक। चौथी नहर घाघरा से फिरोजाबाद तक। और जो 5वीं नहर थी वो यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। ये इसकी 5 लहरें थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक की। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। कथनों में से कौन सा सही कथन है? यहाँ पे भी हमको सही कथन की बात करनी है। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया। सेकेंड ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता संबंधी सुधारने के लिए उपाय नहीं किए। थर्ड ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की क्या होगी? समझ बेहतर होगी। फोर्थ ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा एक क्या विभाग था? एक था हमारा दीवानी विभाग। अब हमको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो देखते हैं।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी ताकि दोनों संप्रदाय हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इन्हीं ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। गलत है ये, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय तक ब्राह्मणों पर कोई जजिया कर नहीं लगा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो दोस्तों इसके संबंध में ये बात कही जाती है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया तो इसका बहुत बड़ा विरोध ब्राह्मणों ने किया। कैसे किया? भूख हड़ताल करके। तो भूख हड़ताल बहुत पुरानी प्रथा है जो लोग चलते चले आ रहे हैं, तो भूख हड़ताल की जिसके विरोध बहुत बड़ा विरोध हो गया। तो इसके लिए क्या ऑप्शन निकला कि वहां के जो और हिंदू थे उन्होंने ब्राह्मणों के हिस्से का भी जजिया कर देना स्वीकार किया और इस तरह से इस टॉपिक का अंत हुआ। देन फिरोज शाह तुगलक ने फलों की गुणवत्ता संबंधी सुधारने के लिए उपाय किए थे। इसने लगभग 1200 बाग लगवाए थे फलों के लिए। ठीक है, और बात आती है यहाँ पे कौन सी? दार उल शफा। तो दोस्तों जो दार उल शफा है वो एक दीवानी विभाग ना होके एक खैराती अस्पताल था। क्या था? खैराती अस्पताल, जिसमें बहुत महान वो हकीमों को उसमें रखा गया था और जो लोगों की देखभाल करते थे। 15 क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर थे कौन? तैमूर थे सैयद वंश, जिन्होंने अपना मोटो बहुत ही क्लियर रखा था कि वो लोगों को पीटेंगे, उनसे धन एकत्रित करेंगे और वहां पे अपना राजस्व स्थापित करेंगे। उन्होंने क्लियरली बता दिया था। तो इस तरह से ये बहुत क्लियर हमारे आक्रमणकारी थे जो यहाँ आके शासन किए थे। दैट वाज तैमूर। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1210, 1398, 1492 या 1526? तो आंसर है हमारा 1398। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के शासक थे या अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद या लोदी? तो इसका जो ऑप्शन है वो है लोदी। जो लोदी थे वो हमारे अफगान मूल से आए थे। पढ़ लेते हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश का जो शासनकाल था वो था 1451 से 1526, जो कि अफगान मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बाय द बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जिसको आज हम लोग आगरा के नाम से जानते हैं? किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने नगर बसाया था किसके किनारे? यमुना नदी के किनारे, आगरा। कब बसाया था? 1504 ईस्वी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस्ड है, सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन सुल्तान है इनमें से जिसने अन्न पर से कर खत्म कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोदी? तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा आंसर है जो सिकंदर लोदी था उसी ने अन्न पर से भी कर समाप्त कर दिया था। तो अन्न पे जो कर लगता था उसका नाम था ज़कात, जो कि संपत्ति कर भी कहलाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होप आप लोगों को अच्छा ही लग रहा होगा ये वीडियो। कोई भी सजेशन हो प्लीज योर कमेंट इन ड्रॉप कर दीजिएगा अपना कमेंट बॉक्स में। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी? तो अगर बात की जाए सिकंदर लोदी की तो यही एक था जो कि शहनाई बहुत इसको पसंद थी, जो कि संगीत का प्रेमी था। तो गुलरुखी उपनाम से ही कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी। पढ़ते हैं सिकंदर लोदी के पक्ष में कुछ बातें, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, शिक्षित और विद्वान था, शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था और इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था, जिसको इसने क्या नाम दिया था? जिसको इसने नाम दिया था फरहंगे सिकंदरी। किसने? सिकंदर लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इब्राहिम खातौली के युद्ध में, सारंग का युद्ध में, सिवाना के युद्ध में या खानुआ के युद्ध में? तो जो खातौली का युद्ध था वो 1518 ईस्वी में हुआ था। महाराणा सांगा
और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये कौन सा युद्ध है? खातोली का युद्ध। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातोली के युद्ध में 1518 ईस्वी में समाप्त किया था या परास्त किया था। इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये कहानी सुनी है और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, दैट पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, जिसमें कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी ही पराजित हुआ था। एक इब्राहिम लोदी के पक्ष में बात ये कही गई है कि इब्राहिम लोदी भारत का एक अकेला सुल्तान था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। जो ये पूछा जा सकता है, युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला एकमात्र शासक कौन था? तो वो था इब्राहिम लोदी। तो फ्रेंड्स, आज हमारी ये जो पार्ट 3 था वो फिनिश हुआ। इसके साथ जो हम आपको डेली क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसका टाइम आ गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या जय हिंद। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको हम लोग का ये वीडियो कैसा लगा। कोई भी अदर क्वेश्चन या अदर टॉपिक आपको चाहिए हो तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक आवर चैनल प्लीज। थैंक यू।